ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स का दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट में इस चैप्टर के मेजरली दो पार्ट्स है, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। तो इसका जो सर्कुलर मोशन जो पार्ट था, इससे पहले हमने उसके रिगार्डिंग जो थ्योरी थी वो सब का मतलब कंप्लीट कर ली है। और अब ये जो आगे का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज द एनालॉगस क्वांटिटी फॉर द मास, इसके बारे में अभी आप स्टार्ट करेंगे। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल मोशन, ये टॉपिक को अभी स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ से हम चलते हैं। इसमें देखो, ये जो टॉपिक है रोटेशनल मोशन, इनमें कुछ डेरिवेशंस आते हैं जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ज़्यादातर से फार्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात की जाए तो इस पर न्यूमेरिकल आना तय है। इस चैप्टर में इस पर न्यूमेरिकल आएगा, सर्कुलर में भी आएगा, तो न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा बेस्ड रहेगा। और कुछ डेरिवेशंस भी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं जहाँ पे डेरिवेशंस आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होंगे उनको तो मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा ही, लेकिन कुछ छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दिया तो नहीं भी तो चलेगा। अगर ज़्यादा भी ध्यान नहीं दिया वो छोटे डेरिवेशंस पे तब भी चलेगा, लेकिन अगर हम ठीक से उनके फार्मूलाज को याद रखते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। हमें सिर्फ उतने ही पार्ट की ज़रूरत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज द एनालॉगस क्वांटिटी फॉर द मास। अब ये टॉपिक से यहाँ पे चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, ये रोटेशनल मोशन का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। रोटेशनल मोशन हम किसको बोलेंगे? अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी रिजिड बॉडी है, वो उसके एक्सिस के अराउंड अगर रोटेट होगी, मतलब गोल घूमेगी उसके एक्सिस के अराउंड, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी, तो हम उसको बोलेंगे वो रोटेशनल मोशन में चल रहा है। सर्कुलर मोशन सिर्फ सर्कल में घूमना, क्लियर। और कोई ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर के मतलब सेंटर की जगह पे हम रिवॉल्व कर रहे हैं ऐसे, तो हम उसको बोलेंगे वो रोटेशनल मोशन हो गया, अबाउट द सेंटर। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे क्या होता था, सिर्फ मास इंपॉर्टेंट होता था बॉब का, वहाँ पे स्ट्रिंग का कोई मतलब नहीं था, वो कितनी रेडियस पे है उसका भी कोई मतलब नहीं था, क्लियर। तो लेकिन यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे दो चीज़ों पे डिपेंड रहेगा, एक तो मास और वो कितना डिस्टेंस दूर है। जैसे कि अभी समझ लो, रोटेशनल मोशन समझने के लिए आपको सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो आपका जो डोर होता है घर का, तो आप डोर को मतलब पुश करके देखो, जहाँ पे वो पुश करने का दिया है आपको, वो थोड़ा सा एंड में देके रखते हैं, उसको आप पुश करेंगे तो कोई ज़्यादा फोर्स लगने नहीं वाला आपको। अगर आप वही फोर्स अगर आप जहाँ पे हिंक किया हुआ है, हिंक मतलब क्या, उसको मतलब ज्वाइन करके रखा है वो ऐसे सीधा एक्सिस को ज्वाइन करने के पास में अगर जाके आप पुश करोगे ऐसे हाथ से, तो आपको समझेगा कि वहाँ पे फोर्स हमें ज़्यादा लग रहा है, क्लियर। उतना फोर्स हमें यहाँ पे जो प्रेस करने के लिए जो हैंडल दिया हुआ है, वहाँ पे फोर्स उतना लगेगा नहीं, क्योंकि वो एक डिस्टेंस पे लगा है, क्लियर। तो ये एक टॉर्क जनरेट करता है। टॉर्क की वजह से क्या होता है, रोटेशनल मोशन वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, क्लियर। तो फोर्स के लिए रोटेशनल मोशन में टॉर्क काम करता है, ओके। और मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करता है, जहाँ पे रेडियस भी कंसिडर होगा। सिर्फ मास इंपॉर्टेंट नहीं है, रेडियस भी इंपॉर्टेंट है। वो मास कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो भी इंपॉर्टेंट है। तो क्लियर, ये कंसेप्ट में रोटेशनल मोशन आता है, क्लियर, कि जहाँ पे फोर्स का काम टॉर्क करेगा और मास का काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा, क्लियर। तो वो एक रोटेशनल मोशन का एग्जांपल है जो कि एक्सिस के अराउंड घूमता है। तो देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एन एनालॉगस क्वांटिटी ऑफ मास, तो यहाँ पे वही दिया गया है कि अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो जहाँ पे मास होगा वहाँ पे रोटेशनल मोशन में हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज़ करेंगे। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे देखो, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं, यहाँ पे ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, एक रिजिड बॉडी है यहाँ पे, ये रिजिड बॉडी एक रिजिड बॉडी है ये, इसमें मासेस है m1 मास, m2 मास, ऐसे mn मासेस होंगे, मतलब ऐसे बहुत से मास होने वाले इसमें। तो हम सबको कंसिडर कर लेंगे तो mn बोल देंगे, क्लियर। तो इन सब की रेडियस भी क्या होगी, पहले की r1 होगी, दूसरे की r2 होगी, वैसे इसकी भी rn होगी, n मास की rn। और ये सब के सब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं, क्लियर। इस तरह से इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये ऐसे एक्सिस के अराउंड घूमेगा। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, अब हमारे अगर ये पूरा का पूरा रिजिड शेप घूमेगा तो इसका मतलब है ये मास भी उसके साथ घूमने वाले हैं, सबके सब इस तरह से, लेकिन हर एक का रेडियस अलग अलग होगा, क्लियर। ये इस तरह का सर्कल बनाएगा, ये उसके बाहर वाला बनाएगा, और ये उसके बाहर वाला बनाएगा, और तो हर एक का सर्कल अलग अलग बनेगा, तो हर एक के लिए सर्कुलर मोशन भी अलग अलग बनेगा, क्लियर। तो देखो, हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे उन सब का जो मास है, वो मास कितना है, m1 m2 अप टू mn, ऐसे यंथ पार्टिकल्स हैं, उन सब की रेडियस r1 r2 अप टू rn, ऐसे rn तक। फिर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे सेम एंगुलर वेलोसिटी से, क्लियर। मतलब ये ओमेगा हर बार सेम होगा, ओमेगा चेंज नहीं होने वाला। तो सिर्फ इनका क्या चेंज होगा, तो देखो,
जैसे जैसे इनका सर्कल 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 की ये रेडियस चेंज हो जाएगी, वैसे वैसे इनकी वेलोसिटी टेंजेंशियल जो होती है वो हर बार चेंज होते रहेगी। इसकी वेलोसिटी अलग, इसकी वेलोसिटी अलग, क्लियर, इसकी वेलोसिटी अलग, इसकी वेलोसिटी अलग। लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी लेकिन एंगुलर वेलोसिटी नहीं चेंज होगी। एंगुलर वेलोसिटी जो कि ओमेगा होती है वो सेम रहेगा। यहाँ पे सर्कल लार्ज नहीं तो स्मॉल होने की वजह से लीनियर वेलोसिटी हर बार चेंज होती रहती है। पोजीशन चेंज होने के कारण से हर बार वेलोसिटी चेंज होती रहती है, क्लियर। तो वेलोसिटी तो अलग अलग रहेगी लेकिन लीनियर वेलोसिटी तो अलग अलग रहेगी लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हमने एक रिलेशन देखा था, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, बराबर है। ये तो चेंज होने वाली मतलब v1 इसका आएगा, रेडियस भी चेंज होता है लेकिन कौन चेंज नहीं होता, ओमेगा चेंज नहीं होता। तो v2 का क्या आएगा, v2 का आएगा r2 ओमेगा, v3 का क्या आएगा r3 ओमेगा। तो ऐसे हर एक पार्टिकल की हर एक मास के अलग अलग वेलोसिटीज़ होगी। m1 मास की v1 वेलोसिटी, m2 मास की v2 वेलोसिटी, m3 मास की v3 वेलोसिटी। ऐसे mn मतलब n नंबर का मास, उसकी वेलोसिटी क्या होगी vn rn ओमेगा, बराबर है। तो हमें ढूंढनी है काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर इस पूरे इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी है ये अगर हमें ढूंढना होगा तो हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो क्या होता है वो 1/2 mv²। तो पहले पार्टिकल के लिए क्या बोलेंगे हम, पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मतलब के काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1, तो वो होगा 1/2 m मतलब पहले का मास, वेलोसिटी मतलब दूसरे की वेलोसिटी, मतलब पहले की वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये हो गया, तो ये हो गया 1/2 m। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ये क्या किया, हमने ये भी देखा था कि v1 मतलब क्या होता है r ओमेगा होता है। तो यहाँ पे v1 का स्क्वायर है तो ये सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। तो ये v1 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा r1 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ से, क्योंकि v1 का मतलब होता है r1 ओमेगा। तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमें क्या मिला यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मिलेगा 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। अब ऐसे हर एक मास में होंगी, सब में काइनेटिक एनर्जी होगी, तो हम टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, सबकी क्या कर दो, अलजेब्रिक सम कर दो। तो सबकी अगर अलजेब्रिक सम हो जाएगी तो ये देखो, ये पहले की काइनेटिक एनर्जी हो गई 1/2 m r1 ओमेगा स्क्वायर, ये दूसरे की काइनेटिक एनर्जी हो गई 1/2 m2 r2 ओमेगा स्क्वायर। ऐसे कब तक, mn तक। तो n नंबर के मास की सबकी क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे साइन प्लस का, ओके। तो सबको प्लस कर दिया तो हमें ये मिलेगी टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, बराबर है। तो इसमें आप ठीक से देखो, अगर आपको इसमें कुछ कॉमन दिख रहा होगा तो उसको निकाल दो। ये 1/2 देखो ये कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन है, तो ये 1/2 मैंने यहाँ पे निकाला, ये ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे कॉमन निकाला, तो बीच में क्या बचा, बीच में सिर्फ ये बचेगा। देखो यहाँ पे मिलेगा m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, mn rn स्क्वायर, ऐसे प्लस तक। तो ये देखो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू कब तक, mn rn स्क्वायर तक। ये पूरा का पूरा एक ब्रैकेट में बचा, ये बाकी का ओमेगा स्क्वायर और ये 1/2 दोनों कॉमन निकल गए, देखो। तो क्लियर। तो देखो अब आगे की इसमें क्या होगा, ये जो यम आर स्क्वायर जो टर्म होती है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है इसको, ये आगे आगे आने वाला है आपको, लेकिन फिलहाल के लिए ध्यान में रखो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या, आई, ये आई का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका फार्मूला होता है यम आर स्क्वायर, क्लियर। मास इंटू रेडियस का स्क्वायर मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये यम r1 स्क्वायर यम r2 स्क्वायर इन सबकी प्लस को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई। ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है पूरा मिला के, सबका प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिला आई का मतलब होता है m1 r1 ओमेगा स्क्वायर, m2 r2 ओमेगा स्क्वायर अप टू mn rn ओमेगा स्क्वायर, सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की प्लस। तो यहाँ पे समेशन साइन कभी कभार यूज़ किया करते हैं हम, इन सबको क्या, सबकी सम को क्या बोलेंगे, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1, मतलब आई की वैल्यू 1 से लेके आई, यहाँ पे जो भी आई रहेंगे ये आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, मतलब m1 m2 m3 ऐसे नीचे के नंबर को आई बोला जाता है। तो ऐसे, और किसका सम है ये, यम आर स्क्वायर का सम है, मतलब आई की वैल्यू 1 डालेंगे तो यहाँ पे आई की जगह पे 1 आएगा, आई की वैल्यू 2 डालेंगे तो आई की जगह यहाँ पे नीचे के 2 आएगा। तो ये 1 डालेंगे तो ये मिलेगा, 2 डालेंगे तो ये मिलेगा, 3 डालेंगे तो अगला वाला मिलेगा, ऐसे n डालेंगे तो सबसे लास्ट वाला मिलेगा। इन सब की सम, ये समेशन का मतलब होता है इन सब की सम क्या होगी, ये होगी, जो कि मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। सो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया हमें यहाँ पे। तो चलो आगे चलते हैं। हमें अभी पता चला कि समेशन अगर कर देंगे हम यम आई आर आई स्क्वायर की तो हमें मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और हमें इससे पहले मिला कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि वो समेशन थी यम आई आर आई स्क्वायर की, तो हमने उसकी जगह पे क्या डाल दिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया क्या, आई, क्लियर। अब ये जो फार्मूला मिला और ये जो हमारा नॉर्मल फार्मूला होता है लीनियर में, जो कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने बहुत बार जो पढ़ चुके हैं, इसको क्या होता है वो 1/2
एम वी स्क्वायर, ये लीनियर का फॉर्मूला है, ये रोटेशनल में मिला। तो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखो ये 1/2 तो सेम आ गया, ये आई की जगह पे कौन आया है यम, और ये ओमेगा स्क्वायर की जगह पे कौन आया है वी स्क्वायर। तो हमें एनालॉजी क्या समझ आई, आई किसकी जगह पे है, एम की जगह पे, और ओमेगा स्क्वायर किसकी जगह पे है, वी स्क्वायर की जगह पे। तो सिंपल सी बात है, यम को कौन रिप्रेजेंट करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वेलोसिटी को कौन रिप्रेजेंट करेगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो जब हम सर्कुलर मोशन करते हैं तो वहाँ पे लीनियर वेलोसिटी होती है, मास होता है। जब हम रोटेशनल मोशन में आ जाएंगे तो मास को कौन रिप्रेजेंट करेगा, आई, जिसे हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वेलोसिटी को कौन रिप्रेजेंट करेगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो बस इतना एनालॉजी आपको ध्यान में रखना है। रोटेशनल में वी की जगह पे ओमेगा लिखा जाता है और यम की जगह पे आई। क्लियर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको पूछा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन क्या होगी, तो देखो यहाँ पे दी गई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज डिफाइंड टू बी द रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको दो नाम है, रोटेशनल इनर्शिया बोल सकते हो नहीं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल सकते हो, ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर। वो उसके गिवन जो भी एक्सिस होगा उसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, नहीं तो रोटेशनल इनर्शिया होगा। क्लियर। पहले आपको इनर्शिया समझना चाहिए। इनर्शिया फोर्स किसको बोलेंगे, ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस जो क्रिएट करता है हमें उसके मोशन के लिए, और रेजिस्टेंस को बोलते हैं इनर्शिया फोर्स। ये न्यूटन ने बताया था, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको आप हिलाओगे तभी वो हिलेगा, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं हिलेगा, मतलब उसको आप एक जगह से दूसरी जगह पे डायरेक्ट प्लेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनर्शिया फोर्स देगा आपको। मतलब क्या करेगा, अगर कोई हेवी ऑब्जेक्ट है उसको पुश करने के लिए आपको उसके वेट के इतना जो फोर्स लगा है, वेट की वजह से होता है, उसमें उसके मास की वजह से होता है, उस फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा, तब जाके वो उसकी मोशन में आएगा। क्लियर। मोशन में कब आएगा, जब आप उसके स्टेशनरी फोर्स को तोड़ेंगे। तो वो जो स्टेशनरी फोर्स लगाया है उसने तुम्हारे फोर्स के अगेंस्ट लगाया है ना, तुमको उसको ओवरकम करना पड़ता है। तो वो अगेंस्ट लगने वाले फोर्स को बोलते हैं इनर्शिया फोर्स। ये आई यहाँ पे इनर्शिया फोर्स का काम करता है, जैसे मास भी इनर्शिया फोर्स ही होता है इसमें। तो देखो ये चीज़ें हैं, इसमें एनालॉजी बस आपको ये समझनी चाहिए कि एनालॉजी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करेगा मास के जैसा, और लीनियर वेलोसिटी काम करेगी एंगुलर वेलोसिटी के जैसा। तो बस इतना ही है। अब यहाँ पे कुछ फार्मूलेज आते हैं। अब ये हमने सोच लिया कि यहाँ पे ठीक है, चलो हम कोई ऑब्जेक्ट को अगर रोटेशनल मोशन में घुमाएंगे तो यह एनालॉजी होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट अलग अलग शेप के रहेंगे तो उसके हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग अलग रहेगा। क्लियर। क्योंकि आई की डायमेंशन अलग अलग होते रहेगी, क्योंकि उसमें रेडियस भी है, बराबर है, और मास भी हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल होगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो, ये पहला ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है, इसके डेरिवेशंस आपको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखने, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट और उस पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल रहेंगे उसकी तरफ ध्यान देना है। ये एक यूनिफॉर्म रिंग है जिसका मास एक प्रैक्टिकली सिचुएटेड यूनिफॉर्मली टू द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल है। मतलब एक सर्कमफरेंस पे मास है इसका सारा का सारा, मतलब ये इस तरह से रिंग आपने देखा होगा। रिंग का मतलब आपने ये टायर देखा होगा, इस तरह का टायर होता है देखो, मतलब बाकी की जगह पे हॉलो पार्ट होता है ऐसा, है ना, और ये बीच में का ये जो सबसे सरकमफेरेंस वाला पार्ट होता है यहीं पे सिर्फ मटेरियल होता है, बस इसको बोलते हैं रिंग जैसा। क्लियर। सिर्फ आउटर एज को मटेरियल होगा, बीच में हॉलो पार्ट होगा, तो इसे बोला जाता है रिंग, यूनिफॉर्म रिंग। मतलब सारी जगह पे मास कैसे होगा, सेम होगा। तो इस तरह की अगर हमने रिंग ली तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो यहाँ पे टॉपिक है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग। क्लियर। तो समझो इसको। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो हमारा कहने का मतलब क्या था कि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है यम इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्या होता है, यम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मास सब जगह पे सेम है, कितना मास है समझो, यम मास है, कैपिटल यम है ना, पूरा का पूरा कैपिटल एम मास है। और ये जो रेडियस है रिंग की सारी तरफ रेडियस कितनी होती है, सेम होती है। अब ये सर्कल तो चेंज होने नहीं वाला, तो यहाँ पे भी आर ही आएगी, यहाँ पे भी आर ही आएगी, यहाँ पे भी आर ही आएगी, सारा मास आर रेडियस पे है। तो हमारा बस सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू पूरा मास आर और उसका रेडियस का स्क्वायर। तो ये हो गया रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बस इतना याद रखना है आपको। अगर कोई भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म रिंग अगर होगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मास की यूनिफॉर्म रिंग अगर होगी, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू होता है यम आर स्क्वायर। क्लियर। इतना फार्मूला ध्यान में रखो और इस टॉपिक को स्किप करो। चलो आगे चलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। अब यहाँ पे डिस्क है, डिस्क और रिंग में क्या फ़र्क था, हमारी जो प्लेट होती है, आपने प्लेट देखी होगी ऐसी, पूरी ऐसी फ्लैट प्लेट होती है आपकी ऐसी,
तो ये प्लेट पूरी पूरी प्लेट भरी हुई होती है, ये पूरा मटेरियल होता है इसमें। क्लियर। अब अगर हम बात करें तो देखो ये रिंग है और ये डिस्क है। रिंग में क्या है, ये बाहर के इसमें सिर्फ मास था। क्लियर, सिर्फ यहाँ पे मास था, इसको बोलेंगे रिंग। क्लियर, ये रिंग। एंड ये प्लेट का मतलब ये पूरा का पूरा मास होता है, यहाँ पे सारी की सारी प्लेट भरी हुई होती है मास से, तो यहाँ पे पूरा मटेरियल होता है, इसको बोलते हैं डिस्क। ओके, लेकिन इसकी थिकनेस जो होती है, मतलब हम जो थिकनेस कंसिडर करते हैं ना इसकी, ये थिकनेस नहीं होती इसकी, मतलब ऐसे थिकनेस कुछ भी नहीं होगा, इसको निग्लिजिबल माना जाएगा। ये थिकनेस को क्या मानेंगे, जो थिकनेस होती है इसकी थिकनेस, ये क्या होगी, निग्लिजिबल होगी। ओके, सो थिकनेस निग्लिजिबल कंसिडर होगी। तो बस इतना फ़र्क है, इसमें भी थिकनेस निग्लिजिबल कंसिडर की जाती है रिंग में, लेकिन यहाँ पे मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और यहाँ पे मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर द सरफेस एरिया ऑफ द डिस्क। क्लियर, तो बस इतना फ़र्क है दोनों में। अब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। अब ये जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था यूनिफॉर्मली हर एरिया पे मतलब फैला हुआ था, तो अगर ये पूरी डिस्क है तो इसका जो भी एरिया आएगा, ये पूरा का पूरा जो एरिया आएगा, ये एरिया पे इक्वली घुमा हुआ है, मतलब ऐसे इक्वली पूरे के पूरे मासेस रहेंगे, हर जगह पे सेम रहेंगे। क्लियर, मास के पॉइंट्स मतलब पूरा मास उसका। तो हम यहाँ पे एक टर्म आती है, उसको बोलते हैं सरफेस डेंसिटी। क्लियर, सरफेस डेंसिटी का मतलब क्या हो जाता है, ये सिग्मा। तो सिग्मा जो सरफेस डेंसिटी होती है, इसका मतलब होता है कितना मास कितने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके, सिग्मा का मतलब होता है सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी इज द रेशो ऑफ मास पर यूनिट एरिया, कितना मास कितने एरिया पे हुआ, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम बोलेंगे कितना मास कितने एरिया पे, इसको बोलेंगे सरफेस डेंसिटी। ये सरफेस डेंसिटी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है आगे। अब ये छोटे से मास की बात चल रही थी, छोटे से एरिया के लिए। अगर हम पूरे मास की बात करें तो पूरा मास आएगा कैपिटल एम, और इसका पूरा एरिया कितना आएगा, पूरा एरिया कितना आएगा, एरिया देखो ये पूरा एक सर्कल है, बराबर है। तो सर्कल का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर है। समझो इसकी रेडियस कितनी है, समझो इसकी रेडियस जो होगी यहाँ से यहाँ तक वो होगी आर रेडियस, बराबर है। अगर आर रेडियस है इसकी, तो हमारा एरिया मिल जाएगा, हमें एरिया मिल जाएगा यम पाई आर स्क्वायर, बराबर है। तो हमने अभी क्या बोला, ये जो सिग्मा होता है, सिग्मा वो क्या होता है, सिग्मा होता है मास और एरिया का रेशो। तो मास तो m है, एरिया तो पाई आर स्क्वायर है, तो रेशो किसका आएगा, कैपिटल M अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा उसका एक्चुअल सरफेस डेंसिटी। क्लियर, रोटेटिंग बॉडी की, समझ गए। अगर हम कंसिडर करते हैं एक यूनिफॉर्म डिस्क m मास की है, जिसकी रेडियस r है, वो रोटेट हो रही है उसके ओन एक्सिस के अराउंड, तो उसका सरफेस डेंसिटी कितना आएगा, तो m अपॉन पाई आर स्क्वायर आएगा। ओके, तो चलो यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया गया है। तो हमें क्या करना होता है, अब ये पूरे के पूरे इसका निकलेगा नहीं यहाँ पे, तो ये देखो हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। हम इसमें से एक रिंग को कंसिडर करते हैं फिलहाल, एक इलेमेंटल रिंग मतलब क्या, ये डेरिवेटिव का पार्ट हो गया। आपने एक छोटी सी रिंग को कंसिडर किया, ये दिख रहा होगा आपको, पूरी डिस्क का इतना सा पार्ट कंसिडर कर लिया बस। अब इसमें सिर्फ मटेरियल है, बस आप बाकी के मटेरियल को कंसिडर नहीं करोगे। फिर इस एलिमेंटल रिंग का हम इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रेशन लेने के बाद ये पूरे डिस्क को अप्लाई हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कंसिडर क्या करते हैं कि ये जो छोटी सी रिंग ली है, इसके लिए रेडियस कितना लगा, तो ये स्मॉल आर रेडियस लगा इसके लिए। क्लियर, ये कितना रेडियस यूज़ हुआ, स्मॉल आर। और ये जो मास है इसमें, ये मास कितना है, डी मास है। क्लियर, इसमें छोटा सा। ओके, अब अगर हमारी बात की जाए इसमें, तो हम क्या बोलेंगे कि जो भी हमारा एरिया ऑफ द रिंग बचेगा यहाँ पे, अब ये रिंग का एरिया कितना आएगा, रिंग का, मैं रिंग की बात कर रहा हूँ, सिर्फ रिंग का एरिया बताओ, तो यहाँ पे भी सरफेस डेंसिटी निकालनी पड़ेगी ना। तो रिंग का एरिया कितना आएगा, तो रिंग का एरिया होगा, देखो अगर मुझे ये रिंग का पूरा एरिया निकालना है, तो हमें ये भी डायग्राम में दिया गया है कि ये जो भी रिंग होगी, ये रिंग की ये डेप्थ हमें पता है, ये इतना मतलब ये इतना स्पेस कितना है, डी आर इतना स्पेस है। क्लियर, डिफरेंस इन रेडियस, इतना स्पेस है ये। तो ये जो डी आर स्पेस है आपका, इससे हमें उसका एरिया ऑफ रिंग निकालते आएगा। अब देखो ये पूरे एरिया का रिंग, पूरे रिंग का एरिया कितना है यहाँ पे ये पूरा सरकमफेरेंस है, ये पूरा इतना घूमेगा, ये पूरा का पूरा एरिया, तो ये हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर, क्योंकि ये स्मॉल रेडियस का है। और ये 2 पाई आर कितने डेप्थ का बेल्ट है, ये पूरा का पूरा डी आर डेप्थ का बेल्ट है, बराबर है। तो इसको डी आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका कितना मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। नहीं समझे, पूरा सरकमफेरेंस की एक रिंग
जिसकी डेप्थ कितनी है dr, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा एरिया मिलेगा ना उसका, उसने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया। तो इसका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 2πr/dr, बराबर है, जो कि यहाँ पे आया, आपको दिख रहा होगा, ये पूरी रिंग का एरिया आ गया 2πr/dr। ये उसका सरकमफेरेंस है और ये उसकी डेप्थ मतलब वेड्थ, ये वेड्थ कितनी है वेड्थ, तो ये विड्थ जो है वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उसका एरिया मिल जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे थोड़ा ठीक से समझते हैं, ये जो सिग्मा का फॉर्मूला हमें पता था, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है सरफेस डेंसिटी, जो कि होता है मास अपॉन एरिया। अब अगर यहाँ पे हम सरफेस डेंसिटी का ट्राई करें तो सरफेस डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा, तो यहाँ पे मास कितना है रिंग का, छोटे से रिंग का dm, और उसका एरिया कितना है अभी निकल आइए, तो आपको ये फार्मूला मिल गया। देखो सरफेस डेंसिटी इज इक्वल टू ये मास और ये जो बचा था वो एरिया उस रिंग का, ये रिंग का मास और ये रिंग का एरिया, तो ये सरफेस डेंसिटी हो गई। अब यहाँ से हमें रिंग पे कितना मास है वो निकालना है, मतलब ये dm कितना होगा वो ढूंढना है हमें। तो dm कैसे ढूंढेंगे, देखो वहाँ से dm को फाइंड आउट करो, तो ये dm ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये dm इज इक्वल टू ये 2πr/dr यहाँ पे आ गया, और ये सिग्मा भी इसको मल्टीप्लाई हो गया, ये अंदर देखो ये सिग्मा आपको दिख रहा होगा। तो ये जो सिग्मा आया है यहाँ से हमने dm को फाइंड आउट किया, हमने मास निकाला पूरी रिंग का। ओके चलो अभी हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। अभी हम बोलेंगे ये रिंग है तो रिंग का इंटायर मास तो उसके मतलब सरकमफेरेंस पे ही होगा, तो फिर कुछ ना कुछ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, क्योंकि वो जो मास है वो सरकमफेरेंस पे है, बीच में एक्सिस पे नहीं है, बराबर है, हमने सिर्फ रिंग कंसिडर की है ना। तो हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकालेंगे, हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो मुझे बताओ वो जो रिंग थी इतनी छोटी सी, उसका मास कितना निकाला था हमने, dm मास था उसका, और यहाँ पे छोटे सा r था रेडियस, बराबर है, और बड़ी वाली जो होगी वो बड़ी वाली रेडियस पूरी डिस्क की रेडियस होगी, हम सिर्फ रिंग की बात कर रहे हैं, बराबर है। तो रिंग के लिए ये छोटी सी रेडियस r और ये मास जो है इसको हम dm बोलेंगे अभी। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया रिंग का, ये देखो यहाँ पे लिखा है, ये स्मॉल सफिक्स r क्यों दिया इसको, क्योंकि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग है, तो रिंग का मास इंटू रिंग की रेडियस, बराबर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, क्लियर। अब ये जो हम यहाँ पे कोई भी अगर एलिमेंटल रिंग लेते हैं तो इसका मतलब ये क्यों होता है, यहाँ से क्या बढ़ने वाला, इसका सिर्फ रेडियस हर बार बढ़ते रहेगी, रेडियस पहले 0 थी, अब यहाँ पे आने के बाद रेडियस r हो गई है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से r तक, बराबर है। इंटीग्रेट करेंगे तो ये सारी की सारी रिंग्स कनेक्ट करके ये पूरी क्या बन जाएगी, डिस्क बन जाएगी, मतलब इस तरह से रिंग्स रहेंगी ना बहुत सी। सो इन बहुत सी रिंग्स को अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो सबकी सब एक डिस्क बना देंगे इसको ऐसे, है कि नहीं। तो हम बस इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, सारी रिंग्स को कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो बस यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, तो ये इंटीग्रेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग आर 0 लेके कब तक, कैपिटल R तक, क्योंकि हमने देखा वो रिंग 0 रेडियस से कैपिटल R रेडियस तक लानी है हमें, तब जाके हमें क्या मिलेगा, डिस्क मिलेगा, सबके सब अगर कनेक्ट करेंगे तो बस इंटीग्रेट कर दो। तो हमने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू रेडियस, क्लियर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग है। तो अभी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग देखा था, उसका फार्मूला था dm r², वो डाल दो यहाँ पे। अब ये इंटीग्रेशन आपको हुआ नहीं है, जब हो जाएगा तब ये अच्छे से समझ में आएगा, फिलहाल तो कुछ देर के लिए समझ लो थोड़ा थोड़ा सा। तो हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं मास से। अब देखो ये dm का मतलब क्या होता है, 2πσr इंटू dr, यह अभी हमने ऊपर लिखा था, ये देखो dm, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, और ये r² इसका एज इट इज़ बचा यहाँ पे, क्लियर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे रेडियस से, तो देखो ये 2πσ ये तो चेंज नहीं होगा, तो ये कॉमन आ गया बाहर, ये कि कांस्टेंट टर्म्स है, ये यहाँ का r और ये r² ये दोनों मिला के हो जाएंगे r³ और ये dr एज इट इज़ यहाँ पे, ओके। क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म को हमें बाहर निकालते आता है, तो हमने 2πσ को बाहर निकाल दिया, ये r इंटू r² बनेगा r³ और dr एज इट इज़। तो हम r से इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन में एक फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन में क्या फार्मूला होता है, x⁻n का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, x⁻n + 1 अपॉन n + 1, इस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे x की जगह पे कौन है, r, जो कि हम dr से इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा r³ + 1 अपॉन थ्री प्लस 1 आएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा r⁴ अपॉन 4, बराबर है। तो यहाँ पे देखो ये r⁴ अपॉन 4 आपको दिख रहा होगा, इसका इंटीग्रेशन है इसका। ये जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तब अपर और लोअर लिमिट को डालना पड़ता है, तो अपर लिमिट को जब डालेंगे तब एक छोटे r की जगह पे कैपिटल R लिखना पड़ता है, बराबर है,
और 0 भी, तो यहाँ पे कैपिटल आर आ गया क्योंकि हमने अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। क्लियर, ये अपर लिमिट होता है ऊपर का, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया अंदर, तो ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आ गया। ये जो 0 होता है वो भी होता है, लेकिन वो माइनस होने की वजह से आर अगर 0 लिख देंगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा उसका, इसलिए उसको हटा दिया। अब ये फिलहाल तो नहीं समझ रहा होगा आपको, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर याद रहे तो अच्छा है। डेरिवेशन तो आएगा नहीं आपको एग्जाम में, कभी भी नहीं पूछेंगे इसको, अगर पूछा जाए तो आपका बैड लक। क्लियर, लेकिन बस आपको फार्मूला याद रखना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन ये बता रहा हूँ मैं डेरिवेशन, मतलब सिखाना मेरा काम है, तो मैं उसको ठीक से और बेसिक से पढ़ाऊँगा, लेकिन फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखो यहाँ पे देखो ये 2 पाए, और ये जो नीचे आ गया यहाँ पे मैंने एक पाए। अब ये देखो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी है। सिग्मा का मतलब होता है मास इंटू पाई आर स्क्वायर, बराबर है, मतलब सरफेस डेंसिटी। और ये r⁴ ये 4 यहाँ पे एज इट इज़। अब इस यहाँ पे कैलकुलेशंस हो जाएंगे। ये देखो ये 2 × 4 हो जाएगा, ये r⁴ और ये r का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेंगे, और ये पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा यम, यहाँ पे r² और यहाँ पे 2, तो ये बचेगा 1/2 यम r²। क्लियर, जो हमने रिंग देखी थी उसका था mr², अभी हमने डिस्क देखी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 1/2 mr²। तो बस आपको इतना ध्यान में रखना है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हाफ होता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बस इतना ध्यान में रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के हिसाब से। क्लियर, तो चलो आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, तो देखो अब अगले कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि जो भी ऑब्जेक्ट घूमता है इस तरह से, क्लियर, मतलब रोटेट होगा, तो उसका मास जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्लियर, तो इसमें हम जो होते हैं वो हम थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल सकते हैं, पॉसिबली मैथमेटिकल इंटीग्रेशन का, ज्योमेट्रिकल शेप का यूज़ करके भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म्स में देखो चीज़ क्या होती थी कि हमें मास के साथ रेडियस भी कंसिडर करना पड़ता था। क्लियर, लेकिन अगर समझो हमारी कंडीशन इस तरह से होगी कि सिर्फ हमें किस में इंटरेस्ट है, हमें सिर्फ मास डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है एक्सिस के अराउंड, सिर्फ उसमें इंटरेस्ट है, बाकी कोई चीज़ में नहीं, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालना, कुछ भी नहीं निकालना, हमें सिर्फ मास डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्ट है। क्लियर, रोटेशन के, तो हम रेडियस ऑफ गायरेशन यूज़ करते हैं सिर्फ मास डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए। क्लियर, तो वही फार्मूला है आपका। तो यहाँ पे जो रेडियस की मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला तो वही रहेगा, I = mr²। तो यहाँ पे सिर्फ रेडियस की जगह पे ये k टर्म यूज़ की जाती है जब हम रेडियस गायरेशन यूज़ करते हैं। इसका मतलब वही होगा, k का मतलब r के जैसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मास निकालने के लिए यूज़ किया जाता है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए अलग सफिक्स यूज़ किया जाता है जिसका नाम है k। जो होता है उसे डिस्टेंस बोलते हैं हम, k जो होता है वो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, ये उस मास का गायरेशन बताता है, उतनी रेडियस को बताता है। क्लियर, तो ये k को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन बोलेंगे। यहाँ पे सिर्फ मास की बात चल रही है इसलिए हम ये अलग सफिक्स देते हैं इसको। क्लियर, यहाँ पे सिर्फ मास का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बात करेंगे, और वो समझो यहाँ पे ये मास है, ये मास से एक्सिस से कितना दूर है इसको हम रेडियस बोलते थे। अगर हम सिर्फ मास के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, उसके घूमने वगैरह किसी की बात नहीं करते, तो डिस्ट्रीब्यूशन में ये आर की जगह पे सिर्फ हम के लिखेंगे क्योंकि वो रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाएगा। क्लियर, रेडियस नहीं कहलाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन, क्योंकि हम मास को घुमाने की बात कर रहे हैं फिर। क्लियर, तो सिर्फ मास के डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है, तो इसे रेडियस ऑफ गायरेशन कहा जाता है। ओके, तो इफ़ k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, I = mk² इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, द लार्जर द वैल्यू ऑफ k फार्दर द मास फ्रॉम द एक्सिस। तो सिंपल सी बात है, अगर k की वैल्यू बढ़ेगी तो मास जो भी होगा वो एक्सिस से कैसा होना चाहिए, दूर होना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको क्या बोला, ये रेडियस की जगह पे सिर्फ k होता है, तो जैसे जैसे k की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब ये यहाँ पे थी, अब ये थोड़ी बड़ी हो गई, तो बड़ी हो गई तो ये मास यहाँ पे था, अब यहाँ पे हो गया ना, तो हम क्या बोलेंगे, अगर रेडियस ऑफ गायरेशन इंक्रीज होगा तो वैसे वैसे ये मास की एक्सिस के पोजीशन अगर देखी जाए तो वो भी दूर दूर जाते रहेगी। क्लियर, तो इस तरह से हमें रेडियस ऑफ गायरेशन को समझना है। रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ नहीं होता है, सिर्फ मास डिस्ट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट हो तो हम रेडियस ऑफ गायरेशन ये टर्म यूज़ करते हैं। क्लियर, तो चलो अगले लेक्चर में हम आगे के 2 थ्योरम्स के बारे में ज़्यादा डीप से पढ़ेंगे, वो है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ओके,
फिलहाल यहाँ पे कुछ कंसिडरेशन है, देख लेते हैं इसको भी। कंसिडर यूनिफॉर्म रिंग एंड ए यूनिफॉर्म डिस्क, बोथ द सेम मासेस यम एंड सेम रेडियस आर, लेट आई आर आई डी बी देयर रिस्पेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शियाज। हम एक कंसिडर करते हैं एक रिंग को और एक डिस्क को। एक रिंग है और एक डिस्क है, ये रिंग है, क्लियर, और ये डिस्क है यहाँ पे। तो इन दोनों का मास भी सेम है, समझ लो, इनका रेडियस भी सेम है, दोनों सेम रेडियस के हैं, और दोनों का मास भी कैसा है, सेम है, इसका मास सेम है। इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कहलाएगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का आईडी कहलाएगा, क्लियर। तो इनका रेडियस ऑफ गायरेशन भी अलग अलग होगा। इसका रेडियस ऑफ गायरेशन के आर कहलाएगा, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन के डी कहलाएगा, क्लियर। तो चलो हम अब इसको थोड़ा रीराइट करेंगे तो क्या मिलता है हमें। अब ये हमने देख लिया, आपको इमेजिन हो गया होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू यम आर स्क्वायर। तो इसको ही बोल सकते हैं हम यम के आर स्क्वायर, मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन रिंग का। अब ये के आर का मतलब आर हो जाएगा यहाँ पे। सेम वैसे डिस्क का होगा। अब डिस्क में देखो यहाँ पे 1/2 यम आर स्क्वायर है, क्लियर। अब हमारा रेडियस ऑफ जो ये होता है क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन, उसके लिए तो फार्मूला वही आएगा क्या, यम के डी स्क्वायर, क्योंकि उसमें सिर्फ रेडियस की जगह पे के आता है, ये बाकी का 1/2 से पता नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा के डी स्क्वायर का हमें अलग से फार्मूला मिलेगा। क्या मिलेगा, अगर इसको आप थोड़ा ठीक से सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखो, ये हो गया 1/2 एम आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा यम के डी का स्क्वायर। तो यम कैंसिल कर दो, हमें ये आर स्क्वायर में चाहिए के डी का स्क्वायर, तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका, और इसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे बचा के डी मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क, और यहाँ पे बचा ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बचेगा आर अपॉन ये √2 बचेगा यहाँ पे, क्लियर। ये 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो देखो इस केस में रेडियस ऑफ गायरेशन और रेडियस में फ़र्क हो गया, बराबर है। अब क्यों फ़र्क आया ये, यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गई कि रेडियस ऑफ गायरेशन जो है डिस्क का वो √2 से कम है, मतलब डिवाइड हो रहा है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि रेडियस ऑफ गायरेशन जो है डिस्क का, उससे रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन ज़्यादा है, क्लियर। ये ध्यान में रखना, ये कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि रेडियस और रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब सेम है, तो ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिंग में सिर्फ सरकमफेरेंस को डिस्ट्रीब्यूशन होता है और डिस्क में हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन जो होगा वो डिस्क का कम होगा और रिंग का ज़्यादा, बराबर है। तो यहाँ पे शो दैट हमें मैथमेटिकली मिलता है कि के इज़ डिसाइडेड बाय डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन बड़ा होने की वजह से यहाँ पे के इज़ डिसाइडेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस, ओके। तो के क्या डिसाइड करेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या डिसाइड करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ये तो पहले बता चुका हूँ मैं। तो इसमें देखो रिंग का जो इंटायर मास है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है किस पे, आर डिस्टेंस पे, बराबर है। वो रिंग है पूरी की पूरी, तो रेडियस आर पे वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा यहाँ पे इस तरह से, बराबर। लेकिन डिस्क में ऐसा नहीं है, डिस्क में पूरी जगह पे मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। तो इट मासेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 0 to r, बराबर। तो यहाँ पे अगर डिस्क में आप देखोगे तो डिस्क में ये 0 से लेके रेडियस 0 से लेके आर रेडियस तक पूरा का पूरा मास डिस्ट्रीब्यूशन है। ये देखो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, बराबर है। तो अमंग एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम मास एंड रेडियस, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिनका रेडियस और मास अगर सेम है, क्लियर, तो रिंग हैज़ अ लार्जेस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, हैज़ द मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर हम बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, डिस्क और रिंग, दोनों का मास सेम है, दोनों की रेडियस सेम है, तो हम मतलब आंखें बंद करके ऐसा कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन जो होगा वो रेडियस का डिस्क रिंग का ज़्यादा होगा और रेडियस ऑफ गायरेशन डिस्क का कम होगा। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन रिंग का ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी रिंग का ज़्यादा होगा और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। तो हमें फार्मूला भी वैसे ही मिलते हैं। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है रिंग का, उसका फार्मूला होता है यम आर स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क का, उसका फार्मूला होता है 1/2 एम आर स्क्वायर, बराबर है। ये 1/2 मतलब हाफ हो गया ना इसका। तो हमें ये प्रूव मिला कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ होता है, रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हाफ होता है, क्लियर। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था यहाँ पे दिया हुआ, तो बस आपको समझना चाहिए। ये भी एक कंडीशन हो जाती है न्यूमेरिकल्स में, अगर मास और रेडियस सेम दे के रखे तो रेडियस ऑफ गायरेशन अगर आपको पता होगा किसका, रिंग का, तो आपको डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालते आना चाहिए। तो बस आपको क्या करना है, डिस्क के रेडियस ऑफ गायरेशन को डिवाइड बाय √2 कर दो, क्लियर। नहीं तो रेडियस को डिवाइड बाय √2 कर दो तो आपको किसका रेडियस ऑफ गायरेशन मिल जाएगा,
रेडियस ऑफ गायरेशन मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं। अगले इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। हर बार बोर्ड में इन दोनों में से कोई तो भी एक गिरते रहता है। अगर इस साल पैरेलल एक्सिस गिरा तो अगले साल परपेंडिकुलर एक्सिस गिरेगा, अगले साल परपेंडिकुलर गिरा तो अगले साल पैरेलल एक्सिस गिरेगा। तो ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोटेशनल मोशन में। क्लियर, थ्योरम के हिसाब से अगर देखा जाए तो, और न्यूमेरिकल के हिसाब से भी। अगर थ्योरम नहीं गिरा बुक में, डेरिवेशन नहीं गिरा तो न्यूमेरिकल गिरेगा, न्यूमेरिकल नहीं गिरा तो डेरिवेशन गिरेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगला लेक्चर होगा, तो अगले लेक्चर को ठीक से समझना। ये लेक्चर भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसमें फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आगे का। तो अगले लेक्चर में ठीक से तैयारी करके रखना। एक बार पढ़ के रखा तो बहुत अच्छा रहेगा, लेक्चर देखने से पहले तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो रिपीट भी कर लिया तो भी चलेगा। तो यहाँ पे आज हम रुकते हैं, अगले लेक्चर में हम ये 1.7 स्टार्ट